बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। तो साउंड वेव्स किसे कहते हैं? लाइक अदर वेव्स, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। दूसरी वेव्स की तरह साउंड वेव्स को भी वाइब्रेटिंग बॉडीज की मदद से ही प्रोड्यूस कराया जाता है। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज, द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर। तो इसमें बताया जाता है कि वाइब्रेशन की वजह से, बॉडी की वाइब्रेशंस की वजह से उसके गिर्द जो हवा होती है वो भी वाइब्रेट करती है। एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। और हवा की वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड की सेंस होती है वो प्रोड्यूस होती है हमारे कानों में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस की वजह से। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशंस की वजह से होती है, उसका नतीजा होती है। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव। ह्यूमन हार्ट बीट्स और हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, फेफड़े वगैरह, उनकी जो वाइब्रेशन जो होती है वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस कराती हैं। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। डॉक्टर जो होते हैं वो इस साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। के साउंड जो हो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी में ट्यूनिंग फॉर्क को दिखाया गया है। ट्यूनिंग फॉर्क एक चिमटा सा जिसकी टू साइड्स होती हैं, दो शाखें होती हैं। जब इसके साथ कोई एक रबर का पैड मारते हैं, मतलब जिसके साथ बॉब अटैच होता है, उसको साथ टकराता है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, तो इसकी वाइब्रेशंस होती है और वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है और हम लोग इसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इन स्कूल लेबोरेटरीज वो यूज अ डिवाइस, हम लोग एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं कॉल ट्यूनिंग फॉर्क, जिसको ट्यूनिंग फॉर्क का नाम दिया जाता है जैसे कि दिखाया गया है, टू प्रोड्यूस अ पार्टिकल साउंड, इसी साउंड को प्रोड्यूस कराने के लिए। इफ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट अ रबर हैमर, अगर हम लोग रबर हैमर के साथ हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को मारेंगे, उसको स्ट्राइक करवाएंगे, मतलब ये एक रबर हैमर है, इसके साथ हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मारते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगन टू वाइब्रेट। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर। तो हम लोग साउंड को सुन सकते हैं जो कि ट्यूनिंग फॉर्क से पैदा होती है, जैसे ही हम लोग उसको कान के करीब लाते हैं। तो ये यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया गया हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड के फैलने के लिए, साउंड के फैलाव के लिए, उसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बेल जार है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल है। बेल जार ये ऑपरेटर सा नज़र आ रहा है। बेल इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पे है और इसके साथ पावर सप्लाई अटैच की गई हुई है और नीचे यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया हुआ है। जैसे ही हम लोग इसके अंदर अ, हवा को इन करवाते हैं, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पे बजती है तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों तक पहुँचती है। जैसे ही हम लोग वैक्यूम पंप की मदद से हवा को यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, तो अब बेल जब बज रही होगी तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड को फैलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि हवा है। तो अनलाइक लाइट वेव्स which are electromagnetic in nature and can also pass through the vacuum, sound waves require some material medium for their propagation। तो साउंड वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत होती है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय बेल जार ऑपरेटर्स। इसको बेल जार ऑपरेटर्स प्रूव किया गया है। द बेल जार इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पंप। बेल जार को वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। एंड इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। तो इलेक्ट्रिक बेल को दो वायर्स की मदद से पावर सप्लाई के साथ अटैच किया जाता है। बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक बेल विल बिगन टू रिंग। जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो स्टार्ट कर देती है बजना। वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल, हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मींस ऑफ अ वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप की मदद से हवा को आपने निकाल देना है। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल। अब जो साउंड की आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल, वो आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाती है, मध्यम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इवेंचुअली डाइज आउट। और एक कैसा टाइम आता है जब वो खत्म हो जाती है। ऑल्दो बेल इज स्टिल रिंगिंग, जबकि बेल बज रही होती है लेकिन हमें आवाज सुनाई नहीं देती। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, जब हम लोग दोबारा इसके जार के अंदर हवा को इन करवाते हैं, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, तो हम लोग दोबारा साउंड की आवाज सुन सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल और प्रोपागेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये बता सकते हैं कि साउंड को फैलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि हवा है। लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडल नेचर के बारे में यहाँ पर बताया गया हुआ है कि यहाँ पे हवा है। जैसे ही हम लोग इसको ट्यूनिंग फोक की मदद से ट्यूनिंग फोक को झटका देते हैं, यहाँ पर टकराव करवाते हैं हवा के साथ, तो यहाँ पे यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे वो उनके दरमियान जो गैप है वो फिक्स है। जैसे ही हम लोग इसको ट्यूनिंग फोकस के साथ स्ट्राइक करवाएंगे तो यहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे और आगे वाले एक्सपैंड ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाते हैं और आगे वाले एक्सपैंड ही होते हैं। अब क्या होगा, ये जो कंप्रेसिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये अ, आग यहाँ से एक्सपैंड हो जाएंगे पीछे से, और ये जो कंप्रेशन है ये आगे की तरफ फैल जाएगी और यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करती जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी ये था आगे पीछे मोशन, तो इस आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि ये आगे पीछे ही मोशन है। यहाँ पे कंप्रेस, यहाँ पे एक्सपैंड, फिर यहाँ पे एक्सपैंड, यहाँ पे कंप्रेस, फिर यहाँ पे एक्सपैंड, तो ये आगे पीछे मोशन जो होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी अंडरस्टूड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर molecules on the right side is uniform। हवा के molecules की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। when the right prong of tuning fork moves from mean position O to B, prong हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी जो टू साइड्स हैं, इसकी दो शाखें हैं, तो एक शाख को प्रोंग का नाम, प्रोंग हम लोग दो शाखों का नाम देते हैं, मतलब ये प्रोंग स्ट्रक्चर है जिसकी दो शाखें होती हैं। तो कहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास राइट प्रोंग है इसका, ये वाला जिसकी पोजीशन ओ से बी है, इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन, और कंप्रेशन क्रिएट होती है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। अब क्या होगा, ये जो कंप्रेसिंग एयर मॉलिक्यूल्स होंगे अगले वाले मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगे और इस तरह वो फिर मजीद अगले वाले को, इस तरह से ये एक लेयर एक चेन बन जाएगी। A moment later, the prong begins to move from B towards A। अब कुछ समय के बाद अब जो prong होगा वो वापस, पहले तो एक्सपैंड हुआ अब कंप्रेस होगा, वापस B से A की तरफ आएगा। Now the pressure in the adjacent layer decreases and a rate fraction is produced। अब क्या होगा, अब पहले यहाँ पे कंप्रेस हुई थी, जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे ये दोबारा क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। दिस रेट फ्रैक्शन इज, जब एक्सपेंशन होती है इसको रेट फ्रैक्शन का नाम देते हैं। दिस रेट फ्रैक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो रेट फ्रैक्शन है ये ट्रांसफर होती जाएगी। एज द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क आगे पीछे हम लोग मूव कराएंगे, a series of compressions and rate fractions are created in the air। तो यहाँ पे हवा में compressions और rate fractions की सीरीज प्रोड्यूस होगी। इन दिस वे साउंड वेव प्रोपगेट्स थ्रू द एयर, इस तरह से जो साउंड वेव्स है वो हवा में प्रोपगेट करेगी। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग द एयर मॉलिक्यूल्स। जो साउंड वेव्स की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है वो हवा के मॉलिक्यूल्स की जो ऑसिलेटिंग की डायरेक्शन होती है उसी की जानिब ही होती है। दिस शोज दैट लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ये बताता है कि ये साउंड वेव जो है इसकी लॉन्गिट्यूडल नेचर होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेफ्लेक्शंस इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। तो दो कंप्रेशंस और या फिर दो रेफ्लेक्शन के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं।